नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेपीसीएम पर। मैं सर साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं कि वेक्टर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे हम लोग क्लास 9 10th में देखते थे कि कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या जो है लीनियर इक्वेशन है, तो वो x वेरिएबल रहता था, तो एक इक्वेशन दिया रहता था, उसको हम x के लिए सॉल्व करते थे और कुछ गिवन कंडीशन भी दिया रहता था जो x के लिए सेटिस्फाइड होता था, तो हम वहां से क्या सॉल्व करते थे x। ऐसे ही हम लोग यहाँ वेक्टर में देखेंगे कि कोई वेक्टर होगा, कोई अननोन वेक्टर होगा जो कुछ गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा और वो आपके गिवन कंडीशन दिए होंगे, उन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हुआ आपको अननोन वेक्टर फाइंड करना रहेगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर इक्वेशंस। तो इसका जो तरीका होता है हम लोग जो है एक सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर इक्वेशंस। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो है एक अननोन वेक्टर फाइंड करना होगा जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो। तो एक लाइन हम लोग लिख देते हैं, टू फाइंड ए अननोन वेक्टर और सेट ऑफ अननोन वेक्टर्स, यानी हमको जो फाइंड करना है वो एक सिंगल वेक्टर भी हो सकता है और सेट ऑफ वेक्टर्स यानी दो तीन वेक्टर, एक वेक्टर से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो टू फाइंड ए अननोन वेक्टर और सेट ऑफ अननोन वेक्टर्स satisfying given conditions, ये हमारा यही होता है कि कोई भी अननोन वेक्टर हमको फाइंड करना है या सेट ऑफ अननोन वेक्टर से जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो, वो आपका दिया रहेगा। तो इसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है। आप तो ऐसे जो है सिंपल रूप से भी करेंगे हम लोग, लेकिन एक प्रॉपर मेथड होता है इसका, इसमें कुछ खास नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है कि किसी भी वेक्टर r को हम लोग कोई जो है थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यूनिक रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो है जो स्टेप हमारा जो होगा, we know that any vector in space can be expressed uniquely as a linear combination of three non-coplanar vectors। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है कि आपका कोई भी वेक्टर स्पेस में है, तो आपके तीन जो वेक्टर हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर, अगर आपको तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर पता हो, तो वो वेक्टर आर जो है उन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यूनिक रूप से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इस पॉइंट का हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग कि जो अननोन वेक्टर, यहाँ पे जिस वेक्टर की बात करी जा रही है उसको हम लोग अननोन वेक्टर को जो गिवन वेक्टर होंगे, गिवन वेक्टर के एक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर। जैसे हम लोग सो टू सॉल्व वेक्टर इक्वेशन we express unknown vector as a linear combination of three known non-coplanar vectors।
non-coplanar vectors, and then we find the scalar value with the help of given conditions, with the help of given conditions in question. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो अननोन वेक्टर है उसको जो गिवन वेक्टर है नॉन कोप्लेनर वेक्टर, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद गिवन कंडीशन जो है होगा क्वेश्चन में, उसका यूज करते हुए हम लोग जो है स्केलर फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल if two known vectors are vector A and vector B, then we express a known vector R as R equal to, हम लोग लिखेंगे x टाइम्स ऑफ A प्लस y टाइम्स ऑफ B प्लस z टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। अब यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर R को जो है थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा है, where x y and z are स्केलर। तो हम लोग जानते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी किसी एक प्लेन में होंगे तो ए प्लस ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो अगर वेक्टर ए वेक्टर बी और ए क्रॉस बी तीन वेक्टर की बात करी जाए तो ये हमारे तीनों वेक्टर क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर होंगे। इसीलिए हमने अननोन वेक्टर आर को वेक्टर ए वेक्टर बी और ए क्रॉस बी जो तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद जो आर में जो कंडीशन दिया रहेगा हम लोग उस कंडीशन का यूज करके कोफिशिएंट एक्स वाई जेड निकालेंगे, तो इससे हमारा अननोन वेक्टर आर पता चल जाएगा। वेयर एक्स वाई जेड आर स्केलर, ए वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्रॉस बी are three non-coplanar vectors। अगर हमको केवल दो ही नॉन वेक्टर पता रहेगा हमारे क्वेश्चन में कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो तीसरा वेक्टर हम लोग क्या करेंगे, जो ए और बी के प्लेन में ना हो, ए क्रॉस बी। तो जो अननोन वेक्टर को r इक्वल टू x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस z टाइम्स ऑफ a क्रॉस b वेक्टर ऐसे एक्सप्रेस कर लेंगे, और जो कंडीशन हमारा दिया होगा उसका यूज करके हम x y z फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर इक्वेशंस का क्या कॉन्सेप्ट है, कि जैसे हम लोग अननोन x सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे ही हमारा एक इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें एक अननोन वेक्टर या एक से ज्यादा अननोन वेक्टर होंगे और कुछ कंडीशन दिया रहेगा जो उस वेक्टर को सैटिस्फाइड करेगा। तो हमको उसकी हेल्प से, जो गिवन कंडीशन की हेल्प से हमको क्या सॉल्व करना रहेगा, अननोन वेक्टर सॉल्व करना रहेगा। तो एक तो जो है सिंपल तरीका हो गया जिसको हम लोग ऐसे करेंगे, लेकिन जो एक प्रॉपर तरीका होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो अननोन वेक्टर को थ्री जो है गिवन वेक्टर जो होंगे, गिवन वेक्टर थ्री गिवन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो है किसी क्वेश्चन में दिया है कि दो गिवन वेक्टर ए और बी है, तो हम लोग जानते हैं ए और बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर अगर हम लोग एज्यूम कर ले तो ए बी और ए क्रॉस बी क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो जो अननोन वेक्टर आर को हम लोग ए वेक्टर बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट कि किसी भी वेक्टर को स्पेस में थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के यूनिक कॉम्बिनेशन जो है लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद जो कंडीशन होगा हमारा उससे हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो ये हल्का सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो इससे ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं,
जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द वेक्टर इक्वेशन r क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b। सॉल्व द वेक्टर इक्वेशन r क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b where vector a and b are two given vector। where vector a and b are तो ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, यानी हमारा अननोन वेक्टर क्या है, वेक्टर r हमारा अननोन है, और एक कंडीशन आपका दिया है कि r इस हिसाब से है कि r क्रॉस b जो है ये a क्रॉस b के इक्वल है, और a और b हमारा क्या है, नॉन वेक्टर है। तो लोग इसमें स्टार्ट करेंगे, गिवन दैट, जो गिवन कंडीशन है इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, r क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b। एक ही कंडीशन यहाँ पे है हमारा जो दिया है, r क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b। अब हम लोग a क्रॉस b को अगर इधर लाएं, थोड़ा मैनिपुलेट करें इसको, तो r क्रॉस b माइनस ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं ये जो b क्रॉस क्रॉस b है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम लोग क्या करते हैं, b को बाहर निकाल देते हैं, तो ये r माइनस a क्रॉस b इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर a क्रॉस b माइनस c क्रॉस b ऐसे लिखा हो, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, a माइनस c क्रॉस b। यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अगर पहले से डिस्ट्रीब्यूट है तो हम लोग इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं, a माइनस c क्रॉस b। तो अगर b को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो a क्रॉस b माइनस c क्रॉस b, ये हमारा पॉइंट यूज हुआ। अब r माइनस a एक वेक्टर है और एक वेक्टर हमारा b है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 है, और दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हम लोग जानते हैं कि जो a क्रॉस b होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड a मॉड b sin थीटा n कैप। n कैप इज ए यूनिट वेक्टर, n कैप यहाँ पे क्या होता है, यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of वेक्टर a एंड वेक्टर b, ये है। अगर हमारा जो थीटा जो है 0 हो, थीटा 0 हो, तो वेक्टर प्रोडक्ट की जो a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी में हम लोग जानते हैं इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मींस a क्रॉस b इक्वल टू 0, और a क्रॉस b इक्वल टू 0 है, ये इसका इंप्लीकेशन ये भी होता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज 0 डिग्री। क्योंकि अगर a और b नॉन जीरो वेक्टर हैं और a क्रॉस b की वैल्यू 0 है, तो इसका इंप्लीकेशन हमको क्या मिलता है कि वेक्टर a और b के बीच का एंगल क्या रहा होगा, 0 डिग्री। क्योंकि a और b 0 है नहीं, तो ये पूरा 0 होने के लिए sin 0 इसकी वैल्यू 0। तो a क्रॉस b हमारा ऐसे डिफाइन किया जाता है, मॉड a मॉड b sin थीटा n कैप यूनिट वेक्टर जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर a क्रॉस b इक्वल टू 0 है दो वेक्टर a और b के लिए, तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इज 0। क्योंकि a और b जो है वेक्टर 0 नहीं है, तो a क्रॉस b 0 तभी हो सकता है जब वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल क्या रहा हो, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा एक वेक्टर r माइनस a है और एक वेक्टर b है, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है और दोनों नॉन जीरो वेक्टर है। तो यहाँ से हम लोग क्या इंप्लीकेशन निकालेंगे कि वेक्टर r माइनस a और b जो है के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि वेक्टर r माइनस a एंड वेक्टर b आर पैरेलल। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो हमारा कहने का तरीका ये होता है कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। r माइनस a एंड b आर पैरेलल।
और हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो एक वेक्टर को अगले वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। कि अगर दिया हो कि ए वेक्टर है एक और एक वेक्टर बी है, दोनों जो है पैरेलल हैं, तो हम कोई ना कोई लैम्डा स्केलर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b हम लोग लिखें। तो यहाँ से r माइनस ए एंड b आर पैरेलल, सो r माइनस ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b फॉर सम स्केलर लैम्डा। कोई ना कोई स्केलर लैम्डा आपका ऐसा एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या यूज हुआ, एक टू वेक्टर्स a and b are parallel, then we can write वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b r, या अगर वेक्टर b इक्वल टू म्यू टाइम्स वेक्टर a फॉर सम स्केलर लैम्डा म्यू। यानी दो वेक्टर अगर आपके पैरेलल हो वेक्टर a और b, तो वेक्टर a इक्वल टू कोई ना कोई स्केलर आपका लैम्डा एग्जिस्ट करेगा, जिससे वेक्टर a इक्वल टू आप क्या लिखें लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, या वेक्टर b को आप म्यू टाइम्स वेक्टर a। तो यह यही यूज किया हम लोगों ने कि वेक्टर r माइनस ए और b पैरेलल है, तो r माइनस ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b। अब यहाँ से हमारा r जो है नोन सॉल्व करना था, तो यहाँ से वेक्टर a उधर चला गया, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। ये हमारा क्या हो गया, r की वैल्यू सॉल्व हो गई। जो हमारा अननोन वेक्टर r है ये हमारा सॉल्व हो गया। अननोन वेक्टर r क्या होगा, a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। लैम्डा इज एनी स्केलर, लैम्डा हम लोगों ने क्या यूज किया है, कोई स्केलर है आपका। ये तो पहला तरीका हो गया सिंपल सा। अब हम लोगों ने जो देखा था कि थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस करें अननोन वेक्टर को, तो इसको जो है उस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा जो है यही पे रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दो गिवन वेक्टर हैं, और ए क्रॉस बी वेक्टर अगर हम लोग एज्यूम कर लें तो वेक्टर ए वेक्टर बी और ए क्रॉस बी क्या होंगे, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर होंगे। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू गिवन वेक्टर्स। वेक्टर ए वेक्टर बी एंड ए क्रॉस बी वेक्टर आर three non-coplanar vectors. So we can write as, जो वेक्टर r को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर r इक्वल टू x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस z टाइम्स वेक्टर a क्रॉस b, where x, y and z are scalar। तो दो वेक्टर हमारा a और b गिवन है, तो वेक्टर a वेक्टर b और a क्रॉस b हमारा क्या हो जाएंगे, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर। और जो अननोन वेक्टर r को हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में वेक्टर a वेक्टर b और a क्रॉस b के लिख लिया। अब हमारा टारगेट क्या, हमको x y z जो है स्केलर ये निकालना है, और ये कहां से निकलता है, जो गिवन कंडीशन होगा। गिवन कंडीशन हमारा क्या है, r क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b, गिवन दैट r क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b। इसको हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, जो r हम लोगों ने जो एज्यूम किया है, ये जो गिवन कंडीशन में r की वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन 1
इन इक्वेशन 2, यानी जो r हम लोगों ने ये देखा है, ये लिखा है, इसको हम लोग यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो r हमारा क्या है, xa प्लस वाई बी प्लस जेड ए क्रॉस बी, ये हमारा r हो गया। इसका क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ, ये क्या है हमारा a क्रॉस b। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा x टाइम्स ऑफ a क्रॉस b प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b प्लस z टाइम्स a क्रॉस b वेक्टर क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू a क्रॉस b। ये हमारा हो गया x टाइम्स ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस y टाइम्स b क्रॉस b। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा आता है और जीरो sin जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा प्लस z टाइम्स a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b। अब हम लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, x a क्रॉस b प्लस z। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, a क्रॉस b है, तो इसको हम लोग माइनस ऑफ, इसको हम लोग लिख देते हैं b क्रॉस a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b। हम लोग जानते हैं अगर कहीं पे a क्रॉस b लिखा है तो इसको हम लोग माइनस ऑफ b क्रॉस a भी लिख सकते हैं। तो इसी पॉइंट का हम लोगों ने यूज किया है, a क्रॉस b है तो हम लोग b को पहले लिखेंगे b क्रॉस a क्रॉस b और बाहर क्या लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया। x टाइम्स ऑफ a क्रॉस b माइनस ऑफ z। अब a क्रॉस b क्रॉस c को हम लोग कैसे ओपन करते हैं, b डॉट b इंटू a, यहाँ हो जाएगा b डॉट b इंटू a माइनस b डॉट a इंटू b इक्वल टू a क्रॉस b। यहाँ पे हम लोगों ने किस पॉइंट का यूज किया, a क्रॉस b क्रॉस c अगर कहीं पे है तो आप इसको ओपन करते हैं a डॉट c इंटू b माइनस a डॉट b इंटू c। ये हमारा हो गया x a क्रॉस b माइनस z, b डॉट b हमारा क्या हो जाएगा, मॉड b स्क्वायर इंटू वेक्टर a माइनस a डॉट b इंटू वेक्टर b इक्वल टू a क्रॉस b। x टाइम्स a क्रॉस b माइनस z टाइम्स b स्क्वायर वेक्टर का मॉड इंटू a माइनस a डॉट b इंटू b इक्वल टू a क्रॉस b। r क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b। r हम लोगों ने ये यूज किया, x से प्लस y b प्लस z a क्रॉस b, b से क्रॉस प्रोडक्ट है a b क्रॉस b प्लस z a क्रॉस b और ये माइनस कर लिया हम लोगों तो b क्रॉस a b डॉट b इनटू a माइनस b डॉट a इनटू b। x a क्रॉस b, y वाला टर्म जीरो हो गया, माइनस z b डॉट b हमारा क्या हो गया, b डॉट b मॉड b स्क्वायर इनटू वेक्टर a माइनस a डॉट b इनटू b इक्वल टू a क्रॉस b। यहां तक हम लोग को देखे, फिर a क्रॉस b को हम लोग अगर इधर लाएं तो a क्रॉस b इनटू x यहाँ पे पहले से है और हम लोगों ने a क्रॉस b यहाँ से लिया माइनस z टाइम्स, ये हमारा हो गया मॉड b स्क्वायर इनटू वेक्टर a माइनस a डॉट b इनटू वेक्टर b
इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ अब यहाँ से a क्रॉस b हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं a क्रॉस b, तो यहाँ से x माइनस 1 माइनस जेड इंटू मॉड b स्क्वायर इंटू वेक्टर a माइनस जेड इंटू a डॉट b इंटू वेक्टर b इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और z इंटू बी स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर ये भी स्केलर होगा, z इंटू ए डॉट बी ये भी क्या होगा, स्केलर होगा। अगर नेगेटिव साइन भी इंट्रोड्यूस कर लें तो हम लोग यहाँ पे देखिए वेक्टर b, वेक्टर a और a क्रॉस b, यहाँ पे क्या लिखा है कि तीनों वेक्टर का जो है लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, और तीनों का जो है एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 लिखा है। तो हम लोग जानते हैं थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए अगर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 हो तो ये तभी हो सकता है थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए जब एक्स भी 0 हो, वाई भी 0 हो और जेड भी 0 हो। तो यहाँ पे हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट क्या है, इफ, यहाँ पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट देखता हूँ, इफ वेक्टर ए, vector b and vector c are three non-coplanar vectors. If vector a, vector b and vector c are three non-coplanar vectors, then xa plus yb plus zc equal to 0 implies x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है कि अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर आप इस तरीके से लिखें, x टाइम्स ऑफ स्केलर x y z के लिए x टाइम्स ऑफ a प्लस y टाइम्स b प्लस z टाइम्स c इक्वल टू 0, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब x की वैल्यू भी 0 हो, y की वैल्यू भी 0 हो और z की वैल्यू भी 0 हो। तो वही यहाँ पे है a क्रॉस b वेक्टर और a वेक्टर और b वेक्टर, ये तीन वेक्टर हमारे क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर होंगे, और ये x a plus y b plus z c equal to 0 फॉर्म में लिखे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, जो कोफिशिएंट है यहाँ पे x minus 1 equal to 0 एंड यहाँ से माइनस z into mod b square equal to 0 और यहाँ से z into a dot b equal to 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x equals to 1 आ गया एंड y वाला कोफिशिएंट वहां पे तो 0 ही हो गया था, y b क्रॉस b x equal to 0 and z equal to 0। यहाँ से हमको x और z की वैल्यू पता चल गई, x और z की वैल्यू पता चल गई, तो x और z की वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। Putting the value of x and z in equation 1। equation 1 हमारा क्या है, r equal to x a plus y b plus z times a cross b। इसमें हम लोग x equal to 1 and z equal to 0, तो वेक्टर r equal to हमारा x की वैल्यू 1 a plus y times ऑफ b प्लस इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से हम लोगों को जो r वेक्टर मिला हमारा a plus y b, ये हम लोगों का सॉल्यूशन मिला। यहाँ पर y क्या है, y इज स्केलर। तो जो पहले तरीके से हम लोगों ने किया था उसमें r इक्वल टू क्या था, a प्लस लैम्डा b, यहाँ पे a प्लस वाई भी, वहां भी लैम्डा स्केलर था, यहाँ भी y स्केलर है, यानी दोनों सॉल्यूशन क्या है, सेम है। r इक्वल टू a प्लस वाई बी, y क्या है, स्केलर है। तो ये जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इसमें जो ये तरीका है इससे हम लोगों का थोड़ा लेंथी लग रहा है कि थोड़ा स्टेप ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये हमारा जो है वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो है ये अल्टीमेट तरीका होता है। हम लोग जो ये अगर कुछ नहीं समझ में आता तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व ही हो जाता है। और जो पहला तरीका है वो सभी क्वेश्चन पे जो है नहीं हो पाता, तो कुछ क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये एज्यूम करेंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो गिवन वेक्टर होते हैं, अगर क्वेश्चन में आपके दो गिवन वेक्टर हैं a और b, तो आपको तीन वेक्टर मिल गया, कौन सा, वेक्टर a, वेक्टर b और a क्रॉस b।
तो आप अननोन वेक्टर r को वेक्टर a, वेक्टर b और a क्रॉस b वेक्टर तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख लेंगे। r = x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b प्लस z टाइम्स a क्रॉस b, where x y z आर स्केलर। उसके बाद आप गिवन कंडीशन को यूज करके जो है x y z की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया। a और b हमारे दो गिवन वेक्टर थे, तो हम लोगों ने r = xa प्लस yb प्लस z a क्रॉस b, ये हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी वेक्टर को तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यूनिक रूप से एक्सप्रेस किया जा सकता है। और ये गिवन कंडीशन हमारा r क्रॉस b = a क्रॉस b, इसका जो है सॉल्व किया हम लोगों ने, तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।